This is Zainul Arfin from tutorial.pk and I'm going to be your biology instructor for the rest of the chapter. आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक का थर्ड चैप्टर, that is बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी को अगर मैं सिंपलेस्ट वर्ड्स में बताऊं तो इट मीन्स द डिफरेंट वैराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन आवर प्लैनेट, which is very fascinating because it tells us that we are not the sole owners of this planet. हम इसे शेयर करते हैं with at least 10 million other species. So हमें हर काम सेंसिबली करना चाहिए. We shouldn't only think about ourselves बट बाकी स्पीशीज़ की वेलबींग को भी नज़र में रखना चाहिए. मज़े की बात यह है कि जो 10 मिलियन स्पीशीज़ मैंने आपको बताई हैं उसमें से आज तक 1/3 भी पूरी तरह से स्टडी नहीं की जा सकी. जब हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं तो वी कैन ईजीली नोटिस द डिफरेंसेस, लेकिन isn't it interesting that we cannot right away point out the similarities? ये इसलिए है क्योंकि differences are more obvious and easy to notice than the similarities between organisms. हमें पता है कि living organisms share many similarities and based on these they are put into 5 major kingdoms such as prokaryotes, protists, fungi, plants and animals. So इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे ऑन देयर डिफरेंसेस एंड हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम ऑर्गेनिजम्स को कैसे और कितने तरीक़ों से क्लासिफाई करते हैं. नाउ कम्स बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी का वर्ड 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन से बना है. बायो मीन्स लाइफ and diversity means different varieties between species and even within the species of different organisms. बायोडाइवर्सिटी हर जगह एग्जिस्ट करती है, कहीं ज़्यादा और कहीं थोड़ी कम. आप किसी जंगल में चले जाएं तो ज़्यादा, आप किसी पार्क में जाएं और ऑब्जर्व करें तो कम एज़ कम्पेयर टू द जंगल. और फिर अगर आप फ्यूचर में बन गए मरीन बायोलॉजिस्ट और आपको चांस मिला मरीन लाइफ एक्सप्लोर करने का तो फिर तो you'll be amazed because among all the areas of biodiversity मरीन लाइफ सबसे कम एक्सप्लोर की गई है. Our Earth is 70% covered in water. तो आप खुद ही इमेजिन कर लें कि आप क्या क्या डिस्कवर कर सकते हैं. प्लांट्स और एनिमल्स की बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. फॉर एग्जांपल पहली चीज़ क्लाइमेट, यानी वहाँ का मौसम कैसा है, कितनी बारिश होती है, ठंड कितनी पड़ती है. अब जाहिरी बात है कि जिस एनिमल ने वहाँ रहना है अगर वो ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता तो उस रीजन में रहेगा भी नहीं. सेम गोज़ फॉर प्लांट्स कि अगर एक जगह बहुत बारिश होती है तो वहाँ पे सन लिविंग प्लांट्स कम ही एग्जिस्ट करेंगे. दूसरी बात आती है एल्टीट्यूड की. एल्टीट्यूड का मतलब है कि वो जगह कितनी ऊंचाई पर है. वेयर देयर आर ग्रेट टॉल माउंटेन्स तो उस जगह का एल्टीट्यूड ज़्यादा होता है. हाई एल्टीट्यूड्स पे जो एनिमल्स रहते हैं वो पहाड़ चढ़ सकते हैं, ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं. दे कैन इवन लिव इन स्नो बिकॉज हाई एल्टीट्यूड एरियाज आर ऑलवेज कोल्डर. प्लांट्स की बात आए तो हाई एल्टीट्यूड्स पे ऑक्सीजन कम होती है. अब वहाँ वही प्लांट सर्वाइव करते हैं हु हैव अडेप्टेड टू दैट रीजन. नेक्स्ट चीज़ है सॉइल. सॉइल टाइप ज़्यादातर प्लांट्स को इम्पैक्ट करती है. इट्स ऑल अबाउट द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए. प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज, इससे बायोडाइवर्सिटी ऐसे इम्पैक्ट होती है कि प्लांट एज अ डाइट अवेलेबल हैं या नहीं, किसी एनिमल के ऊपर कोई प्रेडेटर है या नहीं, ईजी वर्ड में कि उसे कोई खाने या शिकार करने वाला भी है कि नहीं. बायोडाइवर्सिटी हर जगह पे एक सी नहीं होती. जैसे ट्रॉपिकल रीजन्स की बात हो तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम अर्थ सरफेस का 10% हिस्सा भी नहीं है. लेकिन मज़े की बात यह है कि वहाँ वर्ल्ड की 90% स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं. इसी तरह टेम्परेट रीजन्स यानी वो रीजन्स जहाँ यूजुअली 4 सीजन्स होते हैं आर ब्लेस्ड विद हाई बायोडाइवर्सिटी. लेकिन पोलर रीजन्स पे चले जाएं तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी इज़ वेरी लो बिकॉज ऑफ द हार्श कोल्ड एंड स्नो. सोचने की बात यह है कि हम बायोडाइवर्सिटी के इस लेवल पे पहुँचे कैसे. तो इसका आंसर है 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन. लेकिन बायोडाइवर्सिटी में हमेशा से प्लांट्स एनिमल्स एग्जिस्ट नहीं करते थे. एविडेंस सजेस्ट कि आज से 600 मिलियन ईयर्स पहले बायोडाइवर्सिटी सोलली कंस्टिट्यूटेड ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. अब हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस के बारे में. अभी तक आप में से कई लोगों ने ये सोचा होगा कि भाई हमें क्या फ़ायदा है इस बायोडाइवर्सिटी का. तो द थिंग इज कि इस बायोडाइवर्सिटी का हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फूड. सेम गोज़ फॉर डिफरेंट एनिमल्स कि वो जिंदा हैं तो इसलिए कि उन्हें फूड अवेलेबल है. दे कैन ईट अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स. फिर नेक्स्ट बात आती है मेडिसिन की. अर्लियर टाइम्स में एवरी मेडिसिन केम फ्रॉम लिविंग सोर्सेज
एंड इवन अब भी मेडिसिन का ओरिजिन नेचर से ही है एंड देन वी सिंथेसाइज दोज कंपाउंड्स इन लैब्स। आज जो हम इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल ना होता अगर सर्टेन प्लांट्स एग्जिस्ट ना करते। बिल्डिंग मटीरियल लाइक एडहेसिव्स एंड डाइज वगैरह नेचर से ही मिलते हैं। We wear cotton that comes from a plant. We wear silk that comes from a worm. Now we synthesize it, but actually pure silk only comes from silkworm. We wear jackets and shoes made of leather, जो कि animal skin से बनाई जाती हैं. So there are a lot of benefits in terms of commodities that we use in everyday life. अब हमने अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही फोकस कर लिया। क्या करें, ह्यूमन बींग्स हैं ही सेल्फिश, वो सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं। हम ओवरऑल इकोसिस्टम की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स मेंटेन इट प्रीटी वेल। हमारी वाटर क्वालिटी एंड एयर क्वालिटी को मेंटेन करने में प्लांट्स एंड बैक्टीरिया प्ले अ मेजर रोल। इसी तरह न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में भी बैक्टीरिया एंड प्लांट्स का बहुत बड़ा रोल है। एंड बैक्टीरिया इवन प्रोवाइड फर्टाइल सॉइल टू अस for farming and growing different crops. I hope I have managed to answer the biodiversity क्या है वाला क्वेश्चन, कितनी ज़्यादा है, कहाँ पाई जाती है, एंड उसके बाद बायोडाइवर्सिटी की हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, और अगर ये ना हो तो हम भी ना होते।